बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, वैसे तो शेर अफजल मरवत साहब हमेशा खबरों में रहे, लेकिन आज की बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई हैं जेल से कि उनको पार्टी से फारिग कर दिया जाए। एक डेवलपमेंट। अब इसका एक सीक्वेंस है, जुनैद अकबर साहब को KPK की सदारत देना, वहाँ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज चेंज करना, उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब को साइडलाइन करना, जुनैद अकबर साहब को चेयरमैन PAC बना देना, और उसके बाद जुनैद अकबर साहब का कहना कि जनाब होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे होने जा रही है, मज़ामती आगे आएंगे। क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर से सड़कों पे आने जा रही है? क्योंकि दूसरी जानिब तो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड सिटिंग कल उनकी हुई है और उसके अंदर भी, एलामिया के अंदर भी वही डिमांड्स की गई हैं जो पहले एलामिया के अंदर थी। फ्रेश इलेक्शन, गवर्नमेंट घर को जाए, इलेक्शन कमिश्नर उनको एड्रेस किया गया, उनको टारगेट किया गया उस एलामिया के अंदर। What actually is happening? रीजन कि IMF का जो वफ्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हमारे कलीदी के इदारे जो हैं उनके किरदार की वो जांच कर रहा है, उनके ऊपर वो दे आर वर्किंग ऑन दैट। What actually is happening? What is going to happen? इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्रिया। सर, आज खान साहब से मुलाकात हुई है आपकी? जी जी, आज डयाला में मुलाकात हुई। क्या क्या डिस्कस हुआ? हाउ इट वेंट? ज्यादातर जो इमरान खान ने गुफ्तगू की वो तो बुनियादी तौर पे जो आर्मी चीफ को उन्होंने अब एक और खत जो लिखा है उसमें जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं, जो मईशत का हाल है और जो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आइन के लिए, उनका उन्होंने अहाता किया है। और उन्होंने कहा है कि किस तरह से कैपिटल फ्लाइट हो रही है, किस तरह से ब्रेन ट्रेन हो रहा है और क्यों पाकिस्तान को जरूरत है कि हम एक नॉर्मल प्रोसेस की तरफ वापस आए। और पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए उन्होंने जोर दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सियासत से करारा कशी इख्तियार करे और पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ता दे। और जाहिर है कि जो पतन की रिपोर्ट है जिसमें इलेक्शन जिस तरह से हुए, वो सारे मामलात के ऊपर इमरान खान ने एक बड़ा तवील जो है वो आज बयान जो है, मेरा ख्याल उनका अगर ट्वीट अभी नहीं आया तो आ जाएगा। फवाद साहब, रिसेंटली एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने खबर दी कि इमरान खान साहब अब जब पेशी पे आते हैं तो परेशान दिखाई देते हैं। क्या आज परेशान थे खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से या कुछ इस तरह? देखिए, बात यह है कि जो मेरा इमरान खान साहब से कोई आई वुड से कि 10 साल से तो दिन रात का ताल्लुक है और मैंने उन्हें कभी परेशान उस तरह से देखा नहीं है। पहले मैं उन्हें कभी गुस्से में जरूर देखा, कई दफा 2 4 6 दफा शायद। परेशान मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा, लेकिन अब तो मैंने उन्हें गुस्से में भी कभी नहीं देखा। और जब से मेरी मुलाकात हुई है अभी 5-6 मुलाकातें हुई हैं, सवाल पैदा नहीं होता। ही इज नाउ, मुझे आज तो वो बिल्कुल लग रहे थे कि जैसे कोई अर्ली 60s या लेट 50s में वो वापस चले गए हैं। बिकॉज ही इज माशाल्लाह टचवुड, वो इतने फिजिकली फिट हैं और मेंटली इतने जो है फिट हैं कि बिल्कुल वो लगता ही नहीं कि कोई आज उन्हें 560 से ज्यादा दिन हो गए हैं जेल में। बट बहुत वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसी है। फवाद साहब, आज एक बड़ी खबर ये बनी कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। ये डिस्कशन आपके सामने हुई है डयाला में आज? नहीं, मेरे सामने नहीं हुई। मैं जो कि लेट आया था, शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब जो हैं वो उस वक्त ज़ाहिर वहाँ पे मौजूद थे। उनको गालिबन ये जो है इस किस्म की कोई हिदायत की गई, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त यही बात चल रही थी कि शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको फारिग किया गया है और इस तरह की। लेकिन PTI में आपको पता ही है मुस्तकिल फारिग भी कोई नहीं होता और मुस्तकिल रहता भी कोई नहीं है। मैंने बड़ा पहले ही कहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो जरा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो 6-8 महीने के लिए जो है कई लोग जो है वो आएंगे, कई लोग जो है वो होंगे, मुस्तकिल होंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब को भी चाहिए कि बस आप थोड़ी देर सब्र करें, आ जाएंगे वापस। सर, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? ये पार्टी को फायदा होगा इस डिसीजन का, नुकसान होगा? तो फ्रैंकली पार्टी तो इमरान खान ही है ना, और बाकी कौन से पार्टी में कोई आए या ना आए, रहे ना रहे, हु केयर्स। पार्टी इमरान खान ही है। बाकी असल पार्टी तो आपको पता ही है कि जो थी उसका काडर जो था वो तो तोड़ दिया गया और लोगों को तशद्दुद करके, जबरदस्ती करके, ये सारे करके जो है वो उनको निकाल दिया गया। अब पार्टी तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में काडर तो है नहीं, इसलिए ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आए जाए, रहे ना रहे। फवाद साहब, ये एक सीक्वेंस बनता है। सबसे पहले जुनैद अकबर साहब को KP की सदारत देना,
उसके बाद वहाँ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पी के चेंज करना, उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब को कॉर्नर करना, जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट के जी अब जो वो होम्योपैथिक क़यादत थी वो साइड पे कर दी जाएगी, तो ये उसी के ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है, उसी के ऊपर सारा काम किया जा रहा है कि होम्योपैथिक क़यादत को साइड पे किया जाए। अच्छा साकिब, चूंकि आप एक बड़े तवील अरसे से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो भी नया बंदा आता है वो अपना एक रेट्रिक जो है वो देता है, रखता है। पार्टी को हर तरह के लोगों की जरूरत होती है। पार्टी को जो है वो ऐसे लोग भी चाहिए जो कि दलेरी से मुकाबला कर सकें। पार्टी में ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं जो निगोशिएट कर सकें। पार्टी को ऐसे लोग भी चाहिए होते हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो फराहम कर सकें। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें हैं ये होती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। असल तो बात यह है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त जो इमरान खान का कद है वो जाहिर है कि इतना पॉलिटिकल बड़ा कंसेंसस तो देखें कभी पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल लीडर पे हुआ नहीं। तो उसकी वजह से एक मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी में फरियाल तालपुर जो थी वो मीटिंग ले रही थी गवर्नर हाउस में, तो वहां पे एक यंगस्टर था सियालकोट का, वो सारे लोग कह रहे थे हमने इतने घोड़े खाए, इतने घोड़े खाए। तो वो खड़ा हो गया, उसने कहा बीबी बात यह है कि मुझे पहले गवर्नर हाउस के लॉन में कोड़े मरवा लें क्योंकि मैं तो पैदा नहीं हुआ था, तो मेरी इनसे जान छुड़वा दें। तो अभी पीटीआई के अंदर भी बहुत लोग हैं जिन्होंने आके यही कहना है कि जनाब हमने ये किया, हमने वो किया। तो पार्टी ऐसी होती है। सर, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की आप बार बार बात करते आ रहे हैं, फाइनली उसकी फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। डू यू थिंक ये कोई सक्सेस अचीव कर सकेंगे? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज भी बहुत रिजर्वेशंस हैं, बीट अली मीन गंडापुर साहब और वो एक ही हल्का होना, एक ही डिस्ट्रिक्ट होना, उनकी रिफ्ट्स और उनकी रिजर्वेशंस तो बहुत ज्यादा है मौलाना की। आई थिंक अली अमीन के हद तक तो रिजर्वेशन अब इतनी नहीं रही, वो तो काफी कम हो गई है, लेकिन अभी मौलाना दूर है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन देखिए ना, बड़ा जाया पीटीआई ने कर दिया। मैं इतने महीनों से, आपको पता है 1 साल से मैं ये बात कर रहा था कि अपोजिशन पार्टी से अलायंस होना बड़ा जरूरी है। फिर जब खान साहब से मुलाकात हुई तो फिर शुक्र है कि वो इस पे कन्विंस हो गए और अब उन्होंने किया है। लेकिन अभी भी पीटीआई की लीडरशिप में थोड़ा कैपेसिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से मामला है। लेकिन चले इंशाल्लाह ताला देखते हैं, अभी कोशिश तो होगी कि ये अलायंस बन जाए और ये अलायंस एक बड़ा जो है वो टफ फाइट पे दे सकता है। अब इमरान खान असल में तो जो उनकी सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमने अपना जो अगला लाए अमल है हुकूमत को प्रेशर में लाने का, वो कब अनाउंस करना है। अब ये देखते हैं कि वो रमजान के बाद जाते हैं या रमजान से पहले जाते हैं। तो इमरान खान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगला क्या डी चौक पे दोबारा आएंगे या केपी में दोबारा जलसा करेंगे या क्या जो है इमरान खान की अगली स्ट्रेटजी होगी टू ब्रिंग दिस गवर्नमेंट अंडर प्रेशर। सर, डू यू रेकन इसमें मौलाना भी ऑन स्ट्रीट आएंगे विद पीटीआई? अभी तो नहीं लगता मुझे, अभी नहीं लगता, लेकिन मौलाना को कन्विंस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को असल चैलेंज स्ट्रीट पे तब आएगा जब ये जो वकला हैं, सहाफी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं और पीटीआई हैं, ये इकट्ठे स्ट्रीट पे आते हैं। ये गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट नहीं रह सकती, इसलिए इन चारों कुव्वतों का इकट्ठा होना जरूरी है। फासिल साहब, यू हैव ह्यूज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, लंबा चौड़ा आपका तजर्बा है। ये आईएमएफ आके हमारे कलीदी जो इदारे हैं सारे, उनकी परफॉर्मेंस को भी जांच रहा है। इसको इंक्रोचमेंट कहें या गवर्नमेंट की वीकनेस कहें कि इनकी गवर्नेंस इतनी कमजोर है कि आईएमएफ को हर जगह पे खुद इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो साकिब, ये तो बंदा सेंसिटिव तब होना कि जब आप कोई आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो। हमारे तो ये इशू ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो खुद जो ये हमारे औरंगजेब साहब हैं, जब हॉलैंड से तशरीफ लाए हैं और वजारत के बाद ख्याल आया कि औरंगजेब साहब तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, तो फिर उनको जो है शनाख्ती कार्ड दिया गया। उसके बाद अब ये जो मामला चल रहा है वो ये है कि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया आईएमएफ के साथ, उसमें आपने लिखा हुआ है कि आपने इसको जो है वो करना है, जो गवर्नेंस है उसको आपने जो है वो आईएमएफ देखेगा। अब आपने 43 नए जजेस लगाए हैं अभी। अब देखिए 43 न्यू जजेस का मतलब ये है कि कम से कम आपका 3-4 अरब रुपया साल का खर्चा जो है वो बढ़ गया। अब आईएमएफ आपको पैसे दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें बताएं तो सही आप जो कर रहे हैं इससे हमें पैसे वापस भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो ये सारा एक सिनेरियो है। तो जाहिर है कि अगर आप एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हो फिर तो आप नहीं करने देते, लेकिन जब आप दूसरों के, वो कहते हैं ना, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे रंग लाएगी अपनी भी फाका मस्ती के एक दिन,
तो अब अगर आप कर्ज की मैं पी रहे हैं तो फिर ये कहना कि वो ये ना करें वो ना करें बड़ा मुश्किल है। सर आज उमर अयूब साहब ने आईएमएफ मिशन जो इस्लामाबाद में है उनको पतन की रिपोर्ट जो चीफ जस्टिस को खत लिखा था वो तमाम तर डिटेल्स भी डिलीवर कर दी, उन तक पहुंचा दी हैं। इन डेज टू कम गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई चैलेंजेस बढ़ सकते हैं आफ्टर ऑल दैट? देखिए आईएमएफ और ये वर्ल्ड बैंक बेसिकली मतलब इसका होता है कि अमेरिका। हम्म तो देखना ये है कि जो अमेरिकन नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है हम्म ये किस हद तक आगे जाती है, क्योंकि इसमें सच्ची बात यह है कि अभी हुकूमत भी कंफ्यूज है और थोड़ी पीटीआई भी कंफ्यूज है, हम्म क्योंकि पता नहीं है ट्रम्प साहब क्या करें। हम्म तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बात कर देंगे कोई यहाँ पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन के ऊपर फेवरिंग हम्म पीटीआई, तो फिर तो जाहिर है कि ये सारे मुद्दे जो है वो बड़े हो जाएं। अगर उन्होंने कहा कि नहीं चले कोई नहीं फिलहाल हमें जरूरत है चलने दें, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। वो तो कहते हैं कि सर सऊदी अरब के थ्रू मैनेज कर लिया गया। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, जब नाम नहीं लेता, वो कहते हैं जी वो मैनेज गवर्नमेंट ने कर लिया है, देव सेड हेलो हेलो देयर कि जी कोई आएगा प्रेशर तो सऊदी अरब संभाल लेगा। उसको पता ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में। हर बंदा जो है वो बैठा है, ना उसने जिंदगी में कुछ पढ़ा है, ना उस वो जो खबरें हैं उन पे नजर रख रहे हैं, वो बस कोई बात कर देगा। अभी आप उठा के देखें पिछले 10 दिनों से और सऊदी अरेबिया और ट्रम्प के ताल्लुकात का अंदाजा करेंगे किधर जा रहे हैं। इस वक्त तो उनकी आपस में देखें, प्रेसिडेंट सीसी जो है इजिप्ट के, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है जी अमेरिका का सऊदी दबाव के ऊपर। जी और सऊदी अरेबिया जो है वो फिलहाल एमबीएस जो है वो बहुत नाराज हैं ऑन गजा के इशू के ऊपर, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट्स हैं उनको लेके। जी तो फिलहाल तो सऊदी अरेबिया के और उनके अपने ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो बड़े खराब हुए हैं। तो वो पाकिस्तान के ताल्लुकात पे किधर जाएंगे पता नहीं, इनको पता होता कोई नहीं, ऐसे आके बात कर लेते। तो सर ये जो रजब तैयब एर्दोगान साहब तशरीफ ला रहे हैं, ये भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान साहब को लेकर सारी सिचुएशन में? करना तो चाहिए। एर्दोगान साहब से बड़ा करीबी ताल्लुक था इमरान खान का, और असल में तो जो सऊदी अरेबिया से अगर ताल्लुकात हमारे जो थोड़े बहुत दरमियान में एक दफा बिगड़े थे वो तुर्की की वजह से ही बिगड़े थे, क्योंकि इमरान खान जो थे वो एर्दोगान और महातिर मोहम्मद के कहने के ऊपर जो थे वो उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे जो केएल में हो रही थी, और एर्दोगान साहब की बड़ी इंसिस्टेंस थी कि आप उस कॉन्फ्रेंस में आए। और उस वक्त तैयब एर्दोगान के और एमबीएस के ताल्लुकात बहुत खराब थे आपस में। तो लेकिन उसकी मतलब ही इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आज कई दफा लोग कह देते हैं कि नहीं सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात बड़े खराब हैं। तो अब एर्दोगान साहब आएंगे तो देखिए इन सबको चाहिए पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हों। तुर्की का पाकिस्तान के अवाम ने हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, और जाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, शहबाज शरीफ के साथ तो नहीं खड़े। तो साहब लास्टली ये फरमाइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली कहा एक टॉक शो के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का हुकूमत सोच सकती है। मैं नाम नहीं लूंगा, आपको भी पता है कौन से 2 जजेस हो सकते हैं। इज इट वाइज टू गिव स्टेटमेंट्स लाइक दैट कि जिन जजेस के खिलाफ भी आपके पास कुछ नहीं है एज सच? राना साहब ने एक तो बड़ी मेहरबानी की है जो उन्होंने कानूनी तरीका अपनाने की बात की है, वरना अगर वो ये कह देते कि हम 2 जजेस को उठा लेंगे, उनको बंद कर देंगे और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे उनको रिहा नहीं करेंगे, तो आप और मैं क्या कर लेते। तो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, ये 2 जज मिसिंग नहीं हो रहे, इसके ऊपर भी हमें शुक्रिया ही अदा करना चाहिए राना साहब का भी, उनकी हुकूमत का भी। तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ना, ये चीजें जो आप बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये तो महज़ब मुल्कों की बातें हैं, महज़ब सिस्टम्स की बातें हैं, जहाँ जुडिशरी का एहतराम होता है, जहाँ पे समझा जाता है कि अदलिया जो है वो एक रियासत का तीसरा सतून है। तो जहाँ भी ये मसले खत्म हो जाए, जहाँ पे ना सहाफ़ी की इज्जत है, ना वकील की इज्जत है, ना जज की इज्जत है, सिर्फ बंदूक की इज्जत है, तो वो मुआशरे जो है वो फिर कितने सस्टेनेबल होते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है न्यू जजेस की, 26th अमेंडमेंट के जो टारगेट थे वो अचीव कर लिए गए सर? देखो इस अमेंडमेंट का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना मेरे नजर में, वो ये है कि आने वाली हुकूमतों ने भी इसको नहीं रिवर्स करना जी। ये इतना हुकूमत को सूट करता है, जो जजेस लगाए गए हैं वो इतने सूट करते हैं, जो तरीकाकार है वो इतना सूट करता है कि हर हुकूमत चाहेगी कि ऐसे ही रहे, और 2/3 मेजोरिटी जीत के जो लोग आएंगे वो भी इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा अलमिया है फिलहाल इसको लेकर। इवन सर इमरान खान साहब भी चेंज नहीं करेंगे? अब ये जब आएंगे तो बड़ी जोर लगाना पड़ेगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सूट करता है ना फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, थैंक यू। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर काफ़ी सारे लोगों का नुक्ता नज़र यही है कि कल को कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पार्टी आए, तो वो शायद ये सारी चीज़ें अनडू नहीं करेगी। रीज़न कि ये गवर्नमेंट को बहुत सूट करता है।
एनीवेज, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मेरे साथ रहिए।